हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता लग चुका होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 22 जून को ही होना है। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, अब आपका पेपर 22 तारीख को होगा और होके ही रहेगा। ठीक है। अब आपको जो है अपनी प्रिपरेशन जो है अच्छी रखनी है, कहीं पे भी जो है अपना माइंड नहीं लगाना है, और जो जितना हो सके आप प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। कोई भी वीडियो हो यूट्यूब में यूके ट्रिपल एसएससी फॉरेस्टर से रिलेटेड, जिसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव दिखे, सबको बारी बारी करके आप सब देख लीजिए, है ना। क्योंकि कुछ चीज़ें कहीं से मिलेगी, कुछ चीज़ें कहीं से मिलेगी, एक ही चैनल से आपको सारी चीज़ें नहीं मिलेगी। ऑब्जेक्टिव आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव ही होगा। ठीक है। तो शुरू करते हैं इस प्रश्न का। इस सीरीज़ का जो पहला प्रश्न है वो है, प्रकाश का अलग अलग रंगों में होने वाले बंटवारे को क्या कहते हैं, है ना। जब प्रकाश अलग अलग रंगों में बिखेरता तो उसे क्या कहते हैं, पृथक्करण, उलटना, प्रसार या परावर्तन। तो क्या कहेंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। आपने प्रिज्म तो पढ़ा होगा, जैसे आप इसमें प्रकाश डालोगे तो अलग अलग 7 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसे किस नाम से जाना जाता था, विबग्योर। ठीक है। किस नाम से जाना जाता था, ये जाना जाता था विबग्योर। बाकी आप सभी ने अच्छे से पढ़ा होगा। कितने रंग आते हैं इसमें, 7 रंग। 7 रंग आपको इसमें देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें जो आपको ब्लैक कलर नहीं देखने को मिलता। ठीक है। तो प्रकाश का क्या कहते हैं, इसे प्रसार कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, अगला क्वेश्चन आपके पास दिया है कि किसी पदार्थ के को, ये आपके पास खाली स्थान है, को उस पदार्थ की सतह से एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए लगने वाले आवश्यक काम की न्यूनतम राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो वर्क किसके रूप में परिभाषित किया जाता है, विद्युत कारक, कार्यफलन, विद्युत प्रतिकारक। तो कौन सा होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, है ना, कार्यफलन। द वर्क फंक्शन के रूप में जो है इसे परिभाषित किया जाता है। तो आपको पता है कार्य बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर फोर्स गुणा विस्थापन। ठीक है। जो भी आपका विस्थापन होगा किसी वस्तु को, जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो क्या कहलाता है, विस्थापन। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला है, किसी तैरती हुई वस्तु पर लगने वाले ऊर्ध्व बल को कहते हैं। ये कोई पानी है, ठीक है, इसके ऊपर कोई वस्तु रखी है, अगर इस पर जो नीचे से ऊपर को बल लगता है तो उसे क्या कहते हैं, तो किस प्रकार का बल है जो है इसे कहते हैं। तो इस बल को कहते हैं दोस्तों आपका उत्प्लावन बल। ठीक है, उत्प्लावन बल। तो यहाँ पर उत्प्लावन की जगह उछाल लिखा है, क्योंकि हिंदी जब इंग्लिश मिक्स हो जाती है तो हिंदी जो है इंग्लिश का मीनिंग आ जाता है, इसलिए इस प्रकार की त्रुटि आपको देखने में मिलती है। अगला है, निम्न में से कौन सा घटक एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता। तो आपको बताना है, डायोड, ट्रांसफार्म, ट्रायोड या ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर। तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ट्रांसफार्म आपका एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। यह किसके अंदर बनता है, अर्धचालक। अर्धचालक जो परिपथ है उसके अंदर बनता है। ठीक है। इसमें आपका क्या क्या रहता है, प्रतिरोध रहता है, संधारित्र रहता है, पैसिव कंपोनेंट, डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सारी चीज़ें रहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला है, आवाज़ की माप का मात्रक क्या है। आपने सुना होगा, आपने अगर मैच देखा होगा तो किस में आती है, डेसिबल, डीबी। डीबी आपको सुनाई देता है ना कि डीबी शोर कितना है, तो आवाज़ को किस में मापते हैं आप, डेसिबल में मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए। तो जो आवासीय क्षेत्र में है दोस्तों, जैसे आपके शहरी में है, गांव ग्रामीण में है, तो कितना जो है मतलब वहाँ पर रखी गई है ना, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है ना, जो आपका CPCB है, जिसके बारे में हमने कल चर्चा की थी इससे पहले वाली वीडियो में। तो इसमें जो है आवासीय क्षेत्र में जो है कितनी अधिकतम ध्वनि कितनी होनी चाहिए, 55 डेसिबल। कितनी होनी चाहिए, 55 dB। ठीक है। और जो आपका व्यापारिक क्षेत्र है, व्यापारिक क्षेत्र में आपकी कितनी होनी चाहिए, अधिकतम जो ध्वनि होनी चाहिए वो चाहिए आपकी 65 डेसिबल, dB। ठीक है। और औद्योगिक क्षेत्र में, औद्योगिक में कितना होना चाहिए, औद्योगिक क्षेत्र में आपका होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका 75 डेसिबल। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में कितने
जो है ध्वनि की मात्रा होनी चाहिए डेसिबल में। तो ग्रामीण में 55 और शहरों में आपका कितना है, जो आवासीय क्षेत्र है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा, जो व्यापारिक क्षेत्र है उनमें 65 और जो आपका है औद्योगिक क्षेत्र है उसमें 75। ठीक है, तो 10 का जो है 10 डेसिबल का तीनों में अंतर है। अगला है गुरुत्वाकर्षण का नियम को लागू होता है, तो किस पर लागू होता है? किन्हीं भी दो वस्तुओं की जोड़ी, पृथ्वी और चंद्रमा, सूर्य के चारों तरफ, या पृथ्वी और पृथ्वी के ऊपर वस्तुएं। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है दोस्तों, किसी भी दो वस्तुओं के बीच में लगता है ना, जो दो वस्तुओं पर लगता है, परस्पर दो वस्तुओं की जोड़ी। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है सूर्य चंद्रमा ये सारे परिक्रमा करते हैं। ठीक है, किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए। तो जो है दोस्तों, जैसे जैसे जो है जितना ज़्यादा किसी भी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ेगा उतना ज़्यादा जो है उसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिससे जो है एक दूसरे प्रति ये बैलेंस होते रहते हैं, है ना। छोटा वस्तु होगा तो छोटी वस्तु में जो है उतना गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगेगा जितने बड़े बड़े पिंडों में। तो जैसे पृथ्वी हो गया, चंद्रमा हो गया, ये किसके कारण से है? ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है टिके हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। तो कितना होता है इसका मान? छोटे से छोटे वस्तु में 1 मीटर दूरी पर रखें। जैसे एक केजी का है आपका कोई वस्तु है, 1 किलोग्राम, मतलब दो वस्तु आपकी एक एक किलोग्राम की है, तो उन दोनों के बीच में जो है बहुत कम जो है, मतलब इन दोनों को 1 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। 1 केजी कोई वस्तु है, अगर इन दोनों को 1 मीटर की दूरी पर रखा जाता है तो इनके बीच में जो है बहुत कम लगता है ना, क्योंकि 1 किलोग्राम आपस में कितना है? बहुत कम द्रव्यमान है ना, बहुत कम है। तो इनके मध्य जो लगता है 6.67 गुणा 10⁻⁻11, ये न्यूटन मीटर का बल लगता है इन पे। ठीक है, इतना कम बल लगता है। जबकि जैसे चंद्रमा और सूर्य और ये हो गया आपका, तो इनमें जो है काफ़ी ज़्यादा रहता है बल। जो ग्रह है जो आपस में परिक्रमा करते हो, किसके कारण करते हैं? ग्रेविटेशन के कारण। अगला है नाभिक का लगभग व्यास है कितना है? 10⁸ सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, या 10⁸18 सेंटीमीटर। जो नाभिक की जो त्रिज्या रहती है आपकी, वो कितनी रहती है? 10⁻−13 सेंटीमीटर। तो आपको इतना पता होनी चाहिए, नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की 1991 में। ठीक है, कब की? 1911 में। 19 तो ये है 1911 में जो है, ठीक है, इसकी जो है खोज हुई। किसकी? नाभिक किसने की? रदरफोर्ड। और बाकी आपको परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है आपको बताना है। ये थी आपकी नाभिक की त्रिज्या, परमाणु के अंदर नाभिक की त्रिज्या। परमाणु की त्रिज्या कितनी है ये आपको कमेंट में करना है, क्योंकि इससे पहले वाली सीरीज में हम कर चुके हैं। अगला है एक कुंडली के से समृद्ध चुंबकीय फ्लक्स, है ना, ये दिया रखा है 8t² प्लस 3t प्लस 5 वेबर है। t बराबर 4 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। तो बल आपको निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो फ्लक्स दिया है वो दिया है आपका, कितना दिया है? 8t² प्लस 3t प्लस 5। ठीक है, ये आपके पास दिया है। अब जो है t बराबर 4 सेकंड है। अब जब आप इसका अवकलन करोगे, अवकलन, तो क्या आएगा? इसका अवकलन करने पर इसका आएगा t के सापेक्ष, है ना, dt, t नीचे आएगा dt। ठीक है, कितना आएगा? d/dt 8t² प्लस 3t प्लस 5। अवकलन समाकलन आप करोगे तो ये जो आपका आएगा वो आएगा कितना आएगा? ये आएगा आपका dt बराबर 16t प्लस 3। ठीक है, और t आपके पास पता है कितना दे रखा है? t आपके पास 4 सेकंड दिया है। तो जब आप इसको करोगे तो 16 गुणा 4 प्लस 3, तो ये आएगा आपका कितना आएगा? 67 वोल्ट। तो कौन सा है आपका राइट आंसर? आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला है दोस्तों, एक परिपथ आपके पास दिया है, बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा। तो आपको बताना है क्या होगा इनके बीच? 9 ओम। तो देखिए दोस्तों, ये आपकी कैसी सीरीज है? समांतर श्रेणी में दिया है। तो आपको पता है सूत्र कैसा होगा प्रतिरोध का? तो ये होगा आपका 1/r बराबर 1/r1 प्लस, सारे जुड़ जाएंगे आपस में ना, 1/r2 प्लस 1/r3। तो r1 का मान आपके पास 3 ओम है, r2 का मान आपके पास 3 ओम है, r3 का मान भी आपके पास 3 ओम है। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। तीनों को आपस में आप जोड़ोगे तो 1/ कितना आएगा? 3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो कितना आएगा? बराबर ही आएगा आपका 3/3। ठीक है, जब प्लस में होती है कोई चीज़ तो आपस में ये तीनों, इनका मान जो है सेम रहता है नीचे वाले का। ठीक है, ऊपर वाले आपस में जुड़ जाते हैं। तो ऊपर वाले 3 हो गए, नीचे ये
इनका मान एक ही रहेगा, क्योंकि सेम संख्या है तो 3 ही आएगा। तो 3 से 3 कटा बराबर कितना आएगा? 1। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी। कितना आएगा आपका? 1 ओम जो है आपका इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, समतल ध्रुवित प्रकाश का घूर्णन मापा जा सकता है, तो किस में मापा जा सकता है? ये मैनोमीटर द्वारा, गैल्वेनोमीटर द्वारा, पोलेरोमीटर द्वारा या श्याम ताप मापी मीटर द्वारा। तो ये नापा जाता है आपका पोलेरोमीटर द्वारा। ठीक है। जो समतल ध्रुवित प्रकाश है उसका घूर्णन जो किसके द्वारा मापा जाता है? पोलेरीमीटर द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये है आपका काफी लंबा प्रश्न है, आप इसे अच्छे से रीड कर लेना। एक चमकदार वस्तु 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक स्क्रीन रख दी गई है ना। एक अभिसारी लेंस स्रोत एवं स्क्रीन के मध्य अवस्थित है तथा स्क्रीन पर स्रोत का प्रतिबिंब बनाने का प्रयास करता है। यदि इस प्रतिबिंब की कोई ज्ञात स्थिति न हो तो लेंस की फोकस दूरी होनी चाहिए। तो क्या क्या आपके पास दे रखा है यहाँ पर जो है फोकस दूरी आपको निकालनी है प्रश्न अनुसार। तो क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी आपकी कितनी होगी दोस्तों? 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्क्रीन पर रख दी गई है। तो प्रश्न अनुसार हम देख लेते हैं। सबसे पहले सूत्र क्या है? सूत्र है आपका V बराबर U प्लस कितना दे रखा है? ये दे रखा है आपका 40 है ना। दूरी कितनी दे रखी है? 40 प्लस 40। ठीक है। चूंकि हम जानते हैं जो सूत्र क्या रहता है वो रहता है 1/V बराबर फोकस दूरी का सूत्र क्या रहता है? 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। ठीक है। तो यहाँ पर आप जब निकालोगे 1/F तो 1/U प्लस 40, दूरी कितनी दे रखी है? 40 माइनस 1/U, ये U है। ठीक है, बराबर 1/F। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका कितना आएगा? -40/U का स्क्वायर, क्योंकि U ठीक है, U का स्क्वायर प्लस 40U। ठीक है, बराबर आएगा आपका 1/F। अब देखो U का स्क्वायर प्लस 40U बराबर कितना आएगा? 40U प्लस 40F, ये आएगा आपका 0। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? वास्तविक हल करोगे इसको, आप जब आगे फर्दर हल करोगे तो इसका मान जो आएगा दोस्तों आएगा लगभग 10 से कम। फोकस दूरी का मान कितना आएगा? लगभग 10 से कम आएगा, जो कहाँ पर है आपका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 10 से कम आएगा है ना। जब आप इसे आगे जो इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा आपका? लगभग 10 से कम आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। तो अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री कोण बनाते हैं, तो यदि उनके बीच एक बिंब रखा हो तो कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? तो आपको बताना है, दो समतल दर्पण है ना, 60 डिग्री का कोण बना रहे एक दूसरे के, तो क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? तो थीटा बराबर कितना दे रखा है आपके पास? कोण बराबर दे रखा है आपका 60 डिग्री। ठीक है, और आपने क्या है? प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या n आपको निकालना है। तो n बराबर क्या होगा आपका? 60 कितना? n बराबर क्या होगा आपका? n बराबर जो सूत्र होता है आपका 360 अपॉन जो थीटा है आपका, तो थीटा आपका कितना दिया है? 360 अपॉन डिग्री अपॉन थीटा आपका 60 है। तो जब आप इसको काटा फाटी करोगे और -1 यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो जब आप इसकी काटा फाटी करोगे तो आएगा आपका n बराबर 6 - 1 बराबर 5। ये राइट आंसर है आपका। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि समीकरण F -KR के अनुरूप एक कण सरल आवर्त गति से चल रहा है, किस राशि का मान सदैव ऋणात्मक होगा? तो किसका होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका मान जो है हमेशा ऋणात्मक होगा, क्योंकि यह कैसी है? विपरीत दिशा में है। ठीक है, विस्थापन तथा त्वरण का यह अदिश गुणज है, तो ऑप्शन नंबर सी है। बाकी अगर आपसे इसी में से पूछा जाएगा कुछ जो धनात्मक होगा आपका, ये वाला
धनात्मक, ठीक है। अगर इस प्रकार की क्वेश्चन आएगी, ये आपका ऋणात्मक, और जो आपका ये है, ये सदैव जो है सही, इनमें ये सदैव ना तो धनात्मक होगा ना तो ऋणात्मक होगा, ठीक है। तो ये आप नोट कर लेना, कोई भी आ सकती है इनमें से, तीनों में से ये वाली इक्वेशन आपकी धनात्मक होगी, क्योंकि इसमें जो है आपका बल तथा त्वरण का अदिश गुणन है ना, क्योंकि दोनों जो है एक ही दिशा में है। और यहाँ पर जो आपका क्या है, इसमें विस्थापन तथा त्वरण का अदिश गुणन है, यह सदैव ऋणात्मक होगा, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में है, विस्थापन त्वरण दोनों विपरीत दिशा में है। और इसमें आपका जो है यह विस्थापन और वेग का अदिश गुणन है, यह सदैव ऋणात्मक नहीं होगा, है ना, और हमेशा विपरीत दिशा में नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों, यदि पानी की एक बड़ी बूंद को छोटी बूंदों में तोड़ा जाता है तो पृष्ठ ऊर्जा बढ़ जाती है, घट जाती है, तो क्या होगा? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज हो जाती है ना, पृष्ठ ऊर्जा जो है बढ़ जाती है। तो जो पृष्ठीय ऊर्जा रहती है दोस्तों, जिसे हम टी से भी डिनोट करते हैं, ये जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसके बराबर होता है ना। तो पृष्ठीय ऊर्जा बढ़ेगी अगर क्षेत्रफल कम होगा, तो ये भी बढ़ेगी, ठीक है। ये आपका क्या है, क्षेत्रफल है, और ये आपका क्या है, पृष्ठीय तनाव, पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक ठोस गोला मेज पर लुढ़कता है, उसकी स्थानांतरीय और घूर्णी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात होगा, तो कितना होगा? तो आपको बताना है, तो कितना होगा इसका राइट आंसर, स्थितिज और घूर्णी गति आपको निकालना है। तो आपको पता है क्या प्रकार रहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर, अगर बात करें, ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, 5/2। अगला है, एक कण का प्रारंभिक वेग t बराबर 0 पर है तथा इसका त्वरण F(a)t द्वारा प्राप्त होता है, निम्न में से सही संबंध कौन सा है? तो कौन सा सही संबंध होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, v बराबर u प्लस ए टी बटे ए टी का स्क्वायर बटे 2, ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, जब किसी तत्व के परमाणु की एक से ज्यादा द्रव्यमान संख्या होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे दोस्तों, हम क्या कहेंगे, आइसोटोप कहते हैं। आइसोटोप, आइसोबार आपके सिलेबस में, तो आइसोटोप क्या रहते हैं, परमाणु संख्या समान, परमाणु भार अलग, और आइसोबार क्या रहते हैं, परमाणु संख्या अलग और परमाणु भार समान। इसमें परमाणु संख्या अलग, किसमें, आपका आइसोबार में। आइसोटोप में परमाणु संख्या समान, ठीक है। बस ये दो आप नोट करनी है, जिसमें परमाणु संख्या समान होगी उसका भार जो है अलग होगा, जिसमें परमाणु संख्या अलग होगी उसका भार समान होगा, दोनों आप भार समान नोट कर लेना, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। जैसे आपने हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पढ़े होंगे, 1H1, 1H2, 1H3, है ना, ये समस्थानिक आइसोटोप है, ठीक है। अब है लोहा अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, अपचयन, विद्युत अपघटन या प्रभाजी आसवन। इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है आपका प्रश्न बन सकता है। तो इसमें क्या क्या कंसेप्ट है, देखिए, जो विनिर्मित है ना, मैन्युफैक्चरिंग, वो किसके द्वारा होता है, अपचयन के द्वारा, लोहे में, ठीक है। और जो ऑक्सीकरण है लोहे में, वो क्या करता है, यह है लोहे में जो जंग लगता है वो किस कारण होता है, ऑक्सीकरण, लोहे में जंग, वो किस कारण होता है, ऑक्सीकरण। और मैन्युफैक्चरिंग किस कारण होता है, रिडक्शन। और जो इलेक्ट्रोलिसिस है इसके द्वारा जो है, ये क्या होता है, इसमें जो है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को अलग किया जाता है किसी भी विलयन में, है ना। इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को अलग किया जाता है किसी भी विलयन में उपस्थित, है ना। और प्रभाजी आसवन आपका क्या है, इसमें जो आपका पेट्रोल है ना, जो कच्चा पेट्रोलियम है, कच्चा पेट्रोलियम,
उसके द्वारा जो है हाइड्रोकार्बन को अलग किया जाता है। हाइड्रोकार्बन को अलग किया जाता है किसके द्वारा? प्रवाजी आसवन द्वारा। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से किसी तत्व की परमाणु संख्या कैल्शियम की तुलना में अधिक है? तो इतना आसान प्रश्न है, आपको पता है कैल्शियम की परमाणु संख्या, कैल्शियम की परमाणु संख्या होती है 20, ऑर्गन की होती है 18, स्केंडियम की होती है 21 और सल्फर की होती है आपकी 16 और क्लोरीन की होती है 17। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है। और अगला है अम्लों के बारे में निम्न में से कौन सी बात गलत है? तो कौन सा कथन सही नहीं है अम्लों के बारे में? वे जलीय विलयन में H+ साइन देते हैं, तो क्या ये सही है? आपको बताना है। अधिकांश अम्लों में हाइड्रोजन होता है, वे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये जलीय विलयन में विद्युत के कुचालक होते हैं। तो कौन सा सही नहीं है? तो बाकी ये तीनों जो है सही है। ठीक है, अम्ल के बारे में, अम्ल क्या होते हैं? जलीय विलयन में H+ साइन देते हैं। अधिकांश अम्लों में हाइड्रोजन होता है, बिल्कुल होता है। वे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये भी सही है। वे जलीय विलयन में विद्युत के कुचालक हैं, बिल्कुल ये गलत है ना, विद्युत के सुचालक रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। बाकी ये छोटी छोटी चीज़ें तो आपको पता होगी कि अम्ल का क्या होता है, पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है, सबसे ज़्यादा HCl का रहता है। बाकी जो इससे पहले वाली हमने एक वीडियो डाली है 14 मिनट के आसपास, उसमें आपका अम्ल क्षार भी है, उसमें आपका जो पृथ्वी पर जो तत्व पाए जाते हैं उनका प्रतिशत भी है, और उन बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, है ना, जो बेसिक चीज़ें हैं उसे आप एक बार अच्छे से देख लेना। अगला है सह संयोजी आबंध को भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? प्रोटॉन बंध, केंद्रक बंध, इलेक्ट्रॉन बंध या आणविक बंध? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर, जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड रहते हैं वो क्या रहते हैं आपके? आणविक बंध रहते हैं, है ना। कोवलेंट बॉन्ड आपके कैसे रहते हैं? एक प्रकार का मॉलिक्यूलर बॉन्ड। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के सह कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? सह संयोजी बंध, है ना। इसमें जो है साझेदारी से क्या होता है? साझेदारी द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, साझेदारी द्वारा बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, जो भी बाह्य कक्षक, जो किसी परमाणु के जो बाह्य कक्षक इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो साझेदारी द्वारा जो क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। अगला प्रश्न है दोस्तों कि टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, IUPAC नाम आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको जो है इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए, तभी जो है आपका आप इसका नाम बता सकते हैं, ऐसे भी आप तुक्का नहीं लग। तो टर्शरी का मतलब क्या रहता है? टर्शरी ये है CH3, एक ही कार्बन पर जो है 3 जो है कार्बनिक ग्रुप जुड़े हैं, है ना, इसको कहते हैं हम टर्शरी, और इसके साथ जुड़ा आपका ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये आपका है टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। अब आपको बताना है इसका नाम है, तो क्या जो है इसका सिंपल नाम है 1 2। तो आपको बताना है 1 2 1 2, कहाँ से आपको इसका नाम काउंट करना है ना। नंबर हमेशा कहाँ से आएंगे? लॉन्ग चेन से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, 2 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन 1 2। यहाँ से करो या यहाँ से करो 1 2, या यहाँ से करो, कहीं से भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल कहीं से भी, क्योंकि सेम स्ट्रक्चर है। तो 1 2, तो 2 ब्रोमो, 2 पे ब्रोमीन जुड़ा है, 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मैथिल, है ना। दूसरे पे आपका क्या जुड़ा है? 2 मैथिल प्रोपेन, 1 2 3। हमेशा लॉन्ग चेन आएगी ना, इस प्रकार से नहीं आएगा। ये कैसे में आएगा आपका? ये आएगा आपका कार्बन है, कार्बन के ऊपर CH3 है, H3C है, CH3 है, ब्रोमीन। तो जो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी ये रहती है कि लॉन्ग चेन आएगी 1 2 3। तो ये आपकी लॉन्ग चेन है, तो आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं 1 2 3, या 1 2 3, इस प्रकार से काउंट कर सकते हैं। तो ये आपका 1 2 2 में आपका ब्रोमो है, और 2 में आपका एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, और बाकी ये तीनों काउंट में आ जाएंगे। ठीक है, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 2 3 कार्बन को क्या कहेंगे? प्रोपेन। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक निश्चित यौगिक का आणविक सूत्र X4O6 है, यदि यौगिक के 10 ग्राम में X का 5.62 ग्राम है, तो X का परमाणु द्रव्यमान है। तो परमाणु द्रव्यमान आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे आप? तो कितना दिया है आपके पास? जो आपके पास दिया है 10 ग्राम यौगिक में कितना है? ये यौगिक है, आणविक सूत्र है, इसका कितना दिया है? 10 ग्राम। X का
5.62 है। तो ये 5.62 बटे कितना आएगा 10 है ना, परसेंटेज में निकाला तो 100। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा आपका बराबर किसके है, जो आपका x है 4x बटे 4x प्लस 16 इंटू 6 बराबर गुणा 100। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा x बराबर 39.52 बटे में आपका कितना आएगा 7.52। तो जो x का मान आएगा लगभग वो आएगा आपका 32 AMU के आसपास। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है रिएक्शन। रिएक्शन आपके पास दी है, आपको बतानी है कौन सी है ना। SN1 है, SN2 है, E1 है, E2 है, तो कौन सी रिएक्शन है आपकी यह, तो ये है आपका राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए E1। अगला है सुपर ऑक्साइड रिनाइड की पहचान करें। तो सुपर ऑक्साइड रिनाइड कौन सा आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी O2 पे माइनस इसे क्या कहते हैं सुपर ऑक्साइड रिनाइड। इसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या रहती है -1/2। इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लेना। ठीक है, और कैसा रहता है पैरामैग्नेटिक अनुचुंबकीय, क्योंकि इसमें जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 4 चीज़ आपको याद रखनी है सुपर ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। अगला है लिथियम सोडियम पोटेशियम एवं रुबिडियम में से क्रमशः परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड न बनने वाली धातुएं हैं। तो कौन सी ऐसी धातुएं हैं जो परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड नहीं बनाती है, तो आपको बताना है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लिथियम और सोडियम, नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। क्यों नहीं बनाते, क्योंकि आकार इनका बहुत छोटा है। सुपर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनाने के लिए इनको ऑक्सीजन से संयोग करना पड़ेगा। तो जो पर ऑक्साइड रहते हैं आपके, जो हमने अभी चर्चा की थी, जो सुपर ऑक्साइड है उनकी तो ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 रहती है, और जो आपके पर ऑक्साइड उसमें जो है ऑक्सीजन की जो संख्या रहती है, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है, वो -1 रहती है। ठीक है, तो ये छोटे आकार के होने के कारण जो है इनके साथ जो है सुपर ऑक्साइड नहीं बना सकते, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड नहीं बना सकते। ऑप्शन नंबर बी लिथियम व सोडियम पोटेशियम, लिथियम और सोडियम, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अगला है सूची 1 सूची 2 का मिलान करना है आपको। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो आपको बताना है डी ब्रोगली इक्वेशन कौन सी है, बोर समीकरण कौन सी है, हाइजेनबर्ग सिद्धांत कौन सा है, विद्युतशीलता गुणांक कौन सा है। तो अगर आपको एक भी समीकरण से आती है तो आप मिलान कर सकते हैं। तो डी ब्रोगली इक्वेशन आपकी कौन सी है, लैम्डा बराबर है ना डी ब्रोगली लैम्डा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बोर इक्वेशन आपको पता है, ई एनर्जी निकालते हैं हाइड्रोजन की या किसी एटम की, तो हाइजेनबर्ग का सिद्धांत आपको पता है। ठीक है, और बाकी विद्युतशीलता का गुणांक है। तो राइट आंसर क्या है इसका आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ये इंपॉर्टेंट है इक्वेशन है, इसे आप अच्छे से देख लेना, इसे चाहिए आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है सामान्य तापक्रम पर कैल्शियम कार्बाइड में जल मिलाने में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो कौन सी होती है, ऑप्शन नंबर सी एसिटिलीन, है ना। कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड क्या रहता है आपका CaC2। जब आप इसमें वाटर मिलाओगे, जल में डालोगे, तो एसिटिलीन निकलेगा। रिएक्शन कैसी होगी, रिएक्शन होगी आपकी कैल्शियम कार्बाइड CaC2 प्लस 2H2O जल में मिलाने पर, तो एसिटिलीन आपको पता है फॉर्मूला क्या रहता है, इथाइलिन, है ना। एसिटिलीन को इथाइलिन कहते हैं, तो ये भी आप नोट कर लेना, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस दूसरा क्या बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये गैस आपकी एसिटिलीन, इथाइलिन जिसे कहते हैं। और कौन से देते हैं, जैसे बेरिलियम कार्बाइड है, इसके अलावा बेरिलियम BeC2, और आपका मैग्नीशियम कार्बाइड है C2, और आपका एल्यूमिनियम है Al2C2, ये भी आपके क्या देते हैं,
ये भी जो दोस्तों आपके इनका भी अगर जल अपघटन करोगे, जल अपघटन, तो ये भी आपका इथाइलिन देते हैं। ठीक है, इथाइलिन मतलब जिसे हम एसिटिलिन भी कहते हैं। तो ये भी आप नोट कर लेना, ये भी पूछा जा सकता है। अभी आपसे कैल्शियम कार्बाइड पूछा गया, सिर्फ CaC2। अगला है, निम्न में से कौन सा अभिकर्मक नाभिक स्नेही है? BF3NO2 प्लस, एन अमोनिया या क्लोरीन प्लस? नाभिक स्नेही है कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया। ठीक है, यह क्या है आपका? उदासीन है, इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्लोरीन आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही। और नाइट्रोजन आपका क्या है? ये वाला आपका, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही है। ठीक है, और अमोनिया आपका क्या है? नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही, BF3 भी आपका उदासीन है पर कैसा है? इलेक्ट्रॉन स्नेही। और क्लोरीन प्लस भी आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाले। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आणविक भार, असंतृप्त हाइड्रोलिसिस या हाइड्रोजेनेलिसिस? कौन सा है? किसके द्वारा जो है अलग किया जाता है, किस विधि के द्वारा जो है इनको प्राप्त किया जाता है? तो जो है वनस्पति घी है आपका, ये बनता है आपका हाइड्रोलिसिस से। वनस्पति घी आपका हाइड्रोलिसिस से, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोलिसिस, तो ये है इसका। ठीक है, और बाकी आपका क्या है? ऑप्शन नंबर डी ही जो है इसका राइट आंसर है। ये जो है इसका सुमेलित नहीं है, बाकी आपके सारे सुमेलित है। ठीक है, ये किससे बनता है? आपका हाइड्रोलिसिस से। बाकी आप देख लेना, आणविक भार, साबुनीकरण का मान, असंतृप्त आयोडीन है, हाइड्रोलिसिस लाइपेज, और वनस्पति घी का आपका हाइड्रोलिसिस, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, पर्यावरण से अभिप्राय है, इन्वायरमेंट, तो क्या है? डेफिनेशन आपके पास यहाँ पर दे रखी है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ लेने एक बार अच्छे से। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती तो किसे कहते हैं? आपको पता है, राइबोसोम, लाइसोसोम, डिक्टियोसोम या फेगोसोम? आत्मघाती थैली बहुत बार जो है आपसे पूछा गया है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? आपके एंजाइम होते हैं ना, जो कैसे कहते हैं, जो जीव द्रव्यों, जो आपका जीव द्रव्य रहता है, इसमें कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो आपका जीव द्रव्य रहता है उससे जो है नष्ट करने की क्षमता जो है इनमें होती है। ठीक है, अगर लाइसोसोम फट जाती है तो ये क्या करते हैं? जो जीव द्रव्य आपका उसमें उसको जो है नष्ट कर देती है, जिससे जो है कोशिका ही पूरी खत्म हो जाएगी। इसलिए कोशिका को आत्मघाती थैली कहते हैं। अगर हम बात करें इसकी खोज कब किसने की थी? क्रिश्चियन डी डूवे। तो किसने की थी? क्रिश्चियन डी डूवे ने जो है इसकी खोज की थी, क्रिश्चियन डी डूवे। कब की थी? 1958। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। अगला है, पोषवाही फ्लोएम परिवहन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो फ्लोएम परिवहन एक दिशात्मक होता है। दूसरा है आपका, फ्लोएम में अतुनकारी शर्करा के रूप में शर्करा परिवहन होता है। फ्लोएम रस से कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में कैटायन होता है। गुरुत्वाकर्षण फ्लोएम परिवहन को प्रभावित करता है। तो कौन सा फ्लोएम से यहाँ पर संबंधित है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, संबंधित कथन सही है, ये है ऑप्शन नंबर बी। क्या है? फ्लोएम में अतनुकारी शर्करा के रूप में शर्करा का परिवहन होता है, ऑप्शन नंबर बी। रोडेंशिया स्क्यूरस का वैज्ञानिक नाम है, तो बताइए किसका है? कल ही हमने जो है इन सभी के बारे, इन सभी के आपको नाम बताए थे। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, गिलहरी। तो साइंटिफिक नाम आप पढ़ लेना क्योंकि आपके सिलेबस में है। कोशिका अंगक जिसमें डीएनए नहीं होता वो है, तो किसमें जो है डीएनए नहीं होता है? ऑप्शन नंबर बी, गोल्जी बॉडी। कैमिलियो गोल्जी ने जो है दोस्तों इसकी खोज की थी, नोट कर लेना। ठीक है,
अगला प्रश्न, मनुष्य की निम्न में से कौन सी जनन गड़बड़ी सेक्स से जुड़ी हुई है? तो कौन सी है? हीमोफीलिया, वर्णहीनता, पीकेयू या पुटियो तंतु में? तो ये है आपका जो आपका हीमोफीलिया है, आपका जनन से जुड़ी है। ठीक है, इसके कारण क्या? अधिरक्त स्राव जिसे हम कहते हैं, अधिरक्त स्राव। ठीक है, हीमोफीलिया जो है इसे कहा जाता है। यह किससे जुड़ी है? जनन से संबंधित बीमारी है ना, वंशानुगत है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यह रोग जाता है। इसमें होता क्या है, जैसे ही किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो जो है ब्लड जो है रुकता नहीं है ना, उसमें क्लॉटिंग नहीं हो पाती, ब्लड जो है बहता रहता है। इसे हम क्या कहते हैं? हीमोफीलिया। यह हमारे जनन से संबंधित है, आनुवंशिक रोग है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। ठीक है, एक पारिस्थितिक तंत्र के लिए प्रेरक बल होता है, तो क्या होता है आपको बताना है। ये होता है आपका सोलर एनर्जी, ऑप्शन नंबर ए। तो सोलर एनर्जी पर ये आपकी जो है पारिस्थितिक तंत्र टिका है ना, इन्हीं के द्वारा जो है सभी जीवों को जो है एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में होता है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्लोरोफिल हरित लौह जिसे कहते हैं, तो क्या है? इसी के कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है आपको बताना है। क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया इसी में संपन्न होती है। ठीक है, और इसमें आपका होता है मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये मैग्नीशियम है, यही जो है क्लोरोफिल में क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण करता है ना। जब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है क्लोरोफिल में, तो प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? आपका मैग्नीशियम के द्वारा। ठीक है, मैग्नीशियम ही आपका जो है, अगर मैग्नीशियम की कमी किसी पौधे में, अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है। ठीक है, पत्तियों का रंग जो पीला होता है वो किस कारण होता है? मैग्नीशियम की कमी के कारण, जिसे हम क्या कहते हैं? कोलोरोसिस, जिसे कोलोरोसिस भी कहते हैं। तो यदि एग्जाम आ जाता है कि कोलोरोसिस पत्तियों में किस कारण होता है, तो उसका राइट आंसर मैग्नीशियम। पत्तियों में प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? मैग्नीशियम। और क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? आपका मैग्नीशियम। ठीक है, 3 प्रश्न आपके यहाँ से हो गए। और दूसरा है आपका मैग्नीज क्या करता है? मैग्नीज, जो आपका मैग्नीज है वो क्या करता है पौधों में? यह जो है, जो आपका नाइट्राइट रहता है, नाइट्राइट, उसको नाइट्रेट में तोड़ता है। पौधों में जो नाइट्राइट रहता है उसको नाइट्रेट में आपका कौन तोड़ता है? मैग्नीज। ठीक है, और क्रेब्स साइकिल को कौन करता है? लोह, आयरन। आयरन तत्व जो है क्रेब्स साइकिल को संपन्न करता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। अब है फर्न्स पौधों के किस भाग में आते हैं? फर्न्स आपको बताना है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो किस में आते हैं आपके? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है। ठीक है, टेरिडोफाइटा। फर्न जो आपके हैं टेरिडोफाइटा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा हॉर्स टेल, टेरिडोफाइटा में और क्या क्या आते हैं? हॉर्स टेल हो गया आपका, और आपका रह गया मार्सिलिया। इसके अलावा दोस्तों आपका ये सारे पौधे जो है किसके अंतर्गत आते हैं? टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। इसकी एक विशेषता है टेरिडोफाइटा की, किसमें जो है ना तो पौधों में बीज और पुष्प दोनों नहीं बनते, ना तो बीज बनता है, इम्पोर्टेंट है, इसमें ना तो आपका बीज बनेगा, ना बीज और न ही पुष्प। ये इसकी विशेषता है टेरिडोफाइटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। कवक का मांसल बीजाणु धारण करने वाला फलने वाला अंग है, कौन सा है? एलोवेरा, मूंगा, कैक्टस, कुकुरमुत्ता। तो ये है आपका मशरूम। ठीक है, कैसा होता है मांसल? और बीजाणु धारण करता है। ठीक है, मांसल होता है। मांसल क्यों होता है? जनन बीजाणु द्वारा होता है। कैसा है? मृतोपजीवी। कुकुरमुत्ता आपका कैसा है? मृतोपजीवी।
मृतोपजीवी। और यह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता, इसलिए इसे मृतोपजीवी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा रसायन विषाणु के गुणन में हस्तक्षेप करता है? कौन करता है वायरस के गुणन में हस्तक्षेप? आपका रेफिनोज, क्लोरोफेनिकॉल, ग्लैक्टोज या एक्टिनोमाइसिन। डी। तो ये करता है आपका ऑप्शन नंबर ए, एक्टिनोमाइसिन डी क्या करता है? विषाणु के गुणन में जो है आपका हस्तक्षेप करता है। ठीक है। और एक्टिनोमाइसिन इसका उपयोग जो है दोस्तों कैंसर के उपचार में भी होता है, कैंसर के उपचार। अगला जो दोस्तों प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन सी शैवाल राइबोस्टाइल लार्विसाइडल। ठीक है, हिंदी में ऐसे ऐसे शब्द रहते हैं जिन्हें पढ़ने में थोड़ा कठिनाई होती होगी आपको साइंस में। तो लार्वा को मारने वाली है। ठीक है, लंबे लंबे शब्द, वो भी बायोलॉजी के। क्लोडोफोरा यूग्लिना, ऑसिलेटोरिया या पॉलीसाइफोनिया, कौन से रहता है? इसका राइट आंसर क्या है आपका लार्वा को मारने के लिए? आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑसिलोटोरिया। ऑसिलेटोरिया ऑप्शन नंबर डी है ना, लार्वा को मारने वाली शैवाल है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा रासायनिक यौगिक अनिवार्यतः सभी विषाणुओं में पाया जाता है? प्रोटीन, लिपिड, डीएनए, आरएनए। तो बताना है कौन सा है। प्रोटीन सभी विषाणुओं में पाया जाता है। कौन सा आहार श्रृंखला का सही क्रम है? डाइटम क्रिस्टेशियाई हेरिंग, क्रिस्टेशियाई डाइटम हेरिंग, और दूसरा आपका डाइटम हेरिंग क्रिस्टेशियाई या क्रिस्टेशियाई हेरिंग डाइटम। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों कि लाइकेन में प्रजनन निम्न में से किस विधि द्वारा होता है? तो आपको बताना है कोनिडिया द्वारा, गोनिडिया द्वारा, आयोडिया द्वारा या सोरिडिया द्वारा। तो लाइकेन में प्रजनन, तो लाइकेन जो है दोस्तों आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? प्रदूषण का संकेतक है, अच्छा संकेतक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, सोरिडिया द्वारा। प्रजनन जो है इसमें सोरिडिया द्वारा होता है। यह क्या है दोस्तों? एक प्रकार का शैवाल है। ठीक है, और प्रदूषण का अच्छा संकेतक है आपका लाइकेन। साइकस में कायिक जनन होता है, किसके द्वारा होता है? बल्बिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला है, पुष्पकलिका प्रतान में रूपांतरित हो जाती है। प्रतान आपको पता होगा, पढ़ा होगा, प्रतान। ठीक है, प्रतान आपने देखा है, जो इस प्रकार से लंबी लंबी जो श्रृंखला रहती है आपके पौधों में, ऊपर छोटी छोटी जो बढ़ते बढ़ते बढ़ते, जैसे आपने ककड़ी देखी होगी, ककड़ी में क्यों इस प्रकार से जो श्रृंखला जाती है ककड़ी के जो ऊपर वाले, ये तो क्या कहलाता है? आपके प्रतान। तो पुष्पकलिका प्रतान में रूपांतरित हो जाती है किसमें? 66 आपको बताना है क्या है राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, एंटीगोनॉन में। सिक्सटी सेवन आपका क्या है? नारियल का खाने योग्य भाग है, कौन सा है? अंतफलवित्ती, पार्वफलवित्ती, तो क्या है? बीज तथा भ्रूण, बहुत बार पूछा गया है। नारियल आपने देखा होगा, ये है नारियल। ठीक है, इसमें 3 प्रकार के भाग आपको देखेंगे इस प्रकार से। ठीक है, ये इसमें होती है, एक होती है मीजोकॉर्प, जो बाहर वाली रहती है आपकी, इसे बोलते हैं मीजोकॉर्प। और जो इसके अंदर वाली जो रहती है इसे बोलते हैं एंडोकॉर्प। और जो ये जो लाइन है इसे कहते हैं एपिकॉर्प। एपिकॉर्प सबसे बाहर रहेगी आपकी एपिकॉर्प, फिर रहेगी आपकी मीजोकॉर्प, फिर एंडोकॉर्प। जो ये अंदर वाला रहता है इसे कहते हैं एंडोस्पर्म। ठीक है, यही जो इसका खाने वाला भाग है, अंदर वाला। अगला है, लगभग सभी पादप कोशिकाओं में नहीं मिलता, तो इनमें से क्या नहीं मिलता? राइबोसोम, राइबोसोम या इसी प्रकार के एक बड़ी केंद्रीय राजधानी या सेंट्रियोल। तो तारक काय जिसे कहते हैं, ये सभी पादप कोशिकाओं में नहीं मिलता है। ठीक है, अधिकांश यूकेरियोटिक कोशिकाओं में यह मिलता है। ठीक है, खोज किसने की दोस्तों इसकी? बोवेरी टी बोवेरी ने जो है इसकी खोज की, कब की? 1888 में।
अगला क्वेश्चन है, एक अन्य गैर विकल्पी जीन द्वारा जीन की गतिविधि के दमन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं दोस्तों आपका एपिस्टेसिस, ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों की, निम्न में से किस तकनीक का उपयोग आरएनए अणुओं को पहचानने में लाया जाता है? तो यह आपका नॉर्दर्न ब्लाट्स, ठीक है। आरएनए 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 के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और जो आपका डीएनए के लिए है, डीएनए को पहचानने में जो लाया जाता है वो किसका प्रयोग लाया जाता है? ये आपका सर्दर्न ब्लास्ट। कहाँ पर आपका सर्दर्न ब्लास्ट आपका डीएनए से संबंधित है, नॉर्दर्न ब्लास्ट आपका आरएनए से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना, ठीक है। किसके द्वारा विकसित किया गया था नॉर्दर्न ब्लास्ट को? ये साइंटिफिक थे तीन, कौन कौन से? एक तो आपका था जेम्स एलवाइन, दूसरे जो आपके साइंटिफिक थे वो थे आपके डेविड कैंप, और तीसरे आपके थे जॉर्ज स्टॉर्क। कब था? 1977 में, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे दोस्तों 670 प्रश्न है जो आपका किससे है, 50+ क्वेश्चन यहाँ पर हमने कवर किए हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो आप अच्छे से देख लेना। इनमें अगर कहीं पर भी आपको त्रुटि नजर आती है, वैसे इनमें कोई भी त्रुटि नहीं, अगर भूलवश कहीं त्रुटि होती है तो आप कमेंट जरूर करें। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ, और जुड़े रहिए आप सभी तैयारी में, क्योंकि आपके एग्जाम की डेट बिल्कुल आपके सामने है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।